गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, एक और खूबसूरत शनिवार की शुरुआत हो गई है। सैटरडे जो है वो जब आता है तो दिल करता है कि थोड़ा रिलैक्स करें, और शाइनिंग सैटरडे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और कहते हैं ना कि हर दिन की शुरुआत जब आप एक अच्छे से विचार के साथ करते हैं, आप किसी की कृपा के साथ करते हैं, तो फिर उसकी बात अलग हो जाती है। और वो कृपा ईश्वर की हो, गुरु की हो, तो फिर क्या बात है। तो कहते हैं कि शिव जो हैं वो सबके गुरु हैं और सबसे पहले गुरु हैं। तो कहते हैं कि सर्वे भितु सर्वा भितु, जीवन भितु मृत्यु भितु, दाता तू विधाता तू, देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम, ईश्वर तू भगवन तू मनुष्य हम। जी हाँ, शिव तू सुंदर, तू शक्ति, तू सब कुछ तू, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। जी हाँ, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव कहिए और शिवोहम के साथ शुरुआत कीजिए दिन की और कार्यक्रम की। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर दिन की शुरुआत हम एक अच्छे से विचार, एक शुभ विचार के साथ करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का सुविचार। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जी हाँ, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आपका परिचय उनसे करवाना चाहते हैं जो स्टेज की क्वीन हैं। अगर उन्हें ऐसे ही कहें तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो शायरा हैं, कवित्री हैं, गज़ल गायकी में उनकी अपनी एक जगह है। और ख़ास करके जब हम बात करते हैं एंकरिंग की, तो वो वहाँ भी नज़र आती हैं। इसीलिए उनको जो कहा जाए कि अगर आप सबसे जानी मानी पर्सनालिटी है गज़ल गायकी में, ख़ास करके बिहार में, तो उनका नाम आता है। और आपको बता दूं कि साथ ही साथ वो और भी चीज़ें करती हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें करती हैं कि उसका जिक्र कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि वो साथ ही साथ कथक भी जानती हैं, तो नर्तकी भी हैं, और उसके अलावा लोक गायकी में भी उनकी एक ख़ास पकड़ है। तो जब इतनी सारी चीज़ें एक साथ आपको समेटनी हो तो थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी झिझक भी होती है। और तब लगता है कि जब ऐसी पर्सनालिटी से आपको रूबरू करा रहे हैं तो थोड़ी तैयारी हम भी कर लेते हैं। तो उसी तैयारी के क्रम में उनके लिए दो लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगी कि अनुभवों की तरलता से झड़ते पुष्पा मेरी अभिव्यक्ति की पृष्ठभूमि है। जी हाँ, बहुत सारी बातें आज उनसे करेंगे और बहुत सारी चीज़ें उनसे जानेंगे। तो आइए आपका परिचय करवाते हैं श्वेता गज़ल जी से। वो कहती हैं कि उनका नाम श्वेता गज़ल है और उनकी गज़ल गायकी में जो समझ है, जो पकड़ है, जो अदब को लेकर के उनकी जो एक ख़ास समझ है और एक छुटपन से ही जो एक समझ है, वो कैसे विस्तृत होकर के आज हमारे सामने आई हैं। उनकी कुछ किताबें आई हैं, उस पर भी जिक्र करेंगे। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं श्वेता गज़ल जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, बहुत शुक्रिया। बिहार बिहान के सभी दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जी मैम, मैंने जैसे कि शुरू में कहा कि बहुत सारी चीज़ों को समेटना एक साथ बहुत मुश्किल होता है। और जब आप एक साहित्यिक यात्रा पे होते हैं तो ये यात्रा बहुत लंबी होती है। आपकी ये यात्रा कैसे शुरू हुई? और चूंकि अभी हम बात भी कर रहे थे कि बहुत शुरू से आपने काम करना शुरू किया है, बहुत बहुत पहले से आपने लिखना शुरू किया है। कैसी रही ये यात्रा और कैसे लगा कि इस तरफ आना चाहिए? मेरा पारिवारिक परिवेश जो रहा वो बचपन से ही, मेरे पापा साहित्यकार हैं और माँ मेरी शिक्षिका। तो ये यात्रा जो है यहीं से प्रारंभ हुई। तो बचपन में पापा कहते थे कि कहीं भी जाओ तो अपनी डायरी लिखा करो। तो यहाँ से हमारे लिखने की शुरुआत हुई। और कथक मैं सीखने जाती थी तब। उस समय ये बहुत बड़ी बात होती थी कि आप स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं और अलग अलग विभिन्न शहरों में जा कर के और स्टेज परफॉर्म करना, ये और भी बड़ी बात होती थी। तो पापा की इच्छा थी कि मैं लिखने की तरफ मुड़ जाऊं, क्योंकि ये यात्रा शायद मैं आगे ना कर पाऊं। तो वो हमेशा लिखने के लिए कहते कि आप लिखा करो। और कहीं भी स्कूल कॉलेज जाती थी और वहाँ से हम लौट के आते थे तो वो कहते थे कि अपनी डायरी में लिखा करो इस स्मरण को। और इस तरह से लिखने की यात्रा मेरी शुरू हुई। और माँ की प्रेरणा रही बचपन से। कभी भी मैं हताश होती थी तो वो उनकी प्रेरणादायक बातें होती थी जो मुझे प्रेरित करती थी आगे बढ़ने के लिए। जी
मैम अब आपकी किताब पे जिक्र करना चाहते हैं जी, थोड़ा। जी, जी, जी। आपकी 3 किताबें एक साथ आई हैं। जी। एक किताब लिख पाना भी बहुत मुश्किल होता है, यहाँ 3 किताबों का संकलन है। उस किताब के बारे में क्या बताना चाहती हैं? मेरी पहली जो किताब है वो आहट है, जो कि कविता संग्रह है, और दूसरी है गज़ल संग्रह, और तीसरी है जो गद्य में है, मेरी अभिव्यक्ति, जिसे मैं चाहूँगी कि आप सभी पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि मेरी अभिव्यक्ति वो आपकी भी अभिव्यक्ति है, जिसे छोटे छोटे स्मरण जो हम देखते हैं या महसूस करते हैं, उन्हें मैंने शब्दों में पिरोया है, और उन्हीं अनुभवों को मैं मेरी अभिव्यक्ति में मैंने कलमबद्ध किया है। और मुझे लगता है जिन्होंने भी उसे पढ़ा है तो उन्हें लगता है कि ये मेरी अभिव्यक्ति है। हाँ। तो मैं ये कहूँगी कि जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं, ये मेरी अभिव्यक्ति है। हाँ। तो यात्रा ऐसे ही शुरू होती है। जब हम लिखते हैं तो कभी कविताओं के रूप में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, तो कभी गज़ल के रूप में। तो इस तरह से हमने तीनों किताबों को काफ़ी समय दिया उन तीनों किताबों के लिए, और इस तरह से मेरी ये 3 किताबें जो हैं एक छोटे बच्चे की तरह है, जो जिसकी परवरिश माँ अपने लिए करती है। तो आप पढ़ें और आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। जी, मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है। और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी ज़रूर पढ़ेंगे और तब शायद आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि उनको कैसा लगा और वाकई उनकी अभिव्यक्ति हुई कि नहीं हुई। जी, बिल्कुल। साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं वो एक साथ इसमें नज़र आती हैं कि गद्य भी है, पद्य भी है, साथ ही गज़ल और इस तरीके की चीज़ें भी हैं। ये कितना टफ होता है एक साथ कर पाना? क्योंकि कभी कभी लोग जब किसी साहित्यकार से बात कीजिए, किसी जानने वाले से बात कीजिए, तो वो बताते हैं कि हर विधा एक दूसरे से बहुत अलग है। जी, और उसमें स्विच कर पाना कितना टफ होता है, कितना मुश्किल होता है? हाँ, ये तो मुश्किल तो होता है, लेकिन क्योंकि आपके अगर संरक्षक हैं और आपके गुरु हैं और उनके अंदर आप काम करते हैं और किताबें पढ़ती हैं, तो हमारे यहाँ किताबें बहुत आती थी, मैगज़ीन्स बहुत हम लोग पढ़ते थे। तो ये मैं सभी से कहूँगी कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहले पढ़ना सीखें। पढ़ना ज़रूरी है, और तभी आप उसको अच्छे शब्दों में अपनी बात को ढाल पाते हैं, और कविता को भी मुखरित कर सकते हैं। और गज़ल क्योंकि बहर होनी चाहिए, उसमें रदीफ, काफ़िया, ये मात्राएं उसकी होती बड़ा हैं। मीटर होता है उसका। जी, उसकी वो मीटर में होता है। अगर वो मीटर में नहीं है तो उसको खारिज कर देते हैं। तो ये तीनों अलग अलग विधा हैं, और तीनों को लिखना वाकई मुश्किल है, लेकिन सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं अगर आप शुरू से पढ़ते रहें, किताबों का अध्ययन करें, तो वो आसान हो जाता है हमारे लिए। जी। चूँकि आप इतने कम समय, मतलब कम उम्र से ये चीज़ें कर रही हैं, तो शायद आपकी अब ज़्यादा बेहतर पकड़ हो गई होंगी इस तरफ। चूँकि आप गज़ल गायकी के लिए बहुत जानी जाती हैं, श्वेता गज़ल आपका नाम भी है, तो हम कुछ गज़ल भी आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। सुबह सवेरे का वक्त है, मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे कि बातें तो हो रही हैं लेकिन साथ में गज़ल भी होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं एक कथा से अपनी बात रखती हूँ। फूलों की तरह जिसका भी किरदार नहीं है, फूलों की तरह जिसका भी किरदार नहीं है, वो शख्स मेरे प्यार का हकदार नहीं है। मिलते हैं तबस्सुम के ख़रीदार हज़ारों, मिलते हैं तबस्सुम के ख़रीदार हज़ारों, अश्कों का यहाँ कोई ख़रीदार नहीं है, अश्कों का यहाँ कोई ख़रीदार नहीं है। और आज के बच्चे जो हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भटक भी जाते हैं। तो उनके लिए एक मेरा एक कथा है, मैंने लिखी है, जिसे आप भी सुनी। जिसे देखो वो है गम देने वाला, जिसे देखो वो है गम देने वाला, कहाँ है कोई मरहम देने वाला। समंदर है भी तो किस काम का है, क्या बात। समंदर है भी तो किस काम का है, ये है प्यासों को शबनम देने वाला। क्या बात। जी। और ये क्योंकि मैं तरन्नुम में गज़ल पढ़ती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि एक तरन्नुम में आप मेरी गज़ल को सुने। बिल्कुल।
जिंदगी थी मगर जायका तो न था, जिंदगी थी मगर जायका तो न था, जिंदगी थी मगर जायका तो न था, बिन तेरे ख्वाहिशों में मज़ा तो न था, बिन तेरे ख्वाहिशों में मज़ा तो न था। और ये शेर देखें, साथ चलती रही ये अलग बात है, साथ चलती रही ये अलग बात है, वो मुसाफिर मेरा रहनुमा तो न था, वो मुसाफिर मेरा रहनुमा तो न था। और इस शेर पे तवज्जो चाहूँगी, तोड़ कर दिल गया एक पल भी मेरा, तोड़ कर दिल गया एक पल में मेरा, प्यार का यह कोई कायदा तो न था, प्यार का यह कोई कायदा तो न था, सोच में गुम हुई वक्त की हसरतें, सोच में गुम हुई वक्त की हसरतें, फिर नए ख्वाब में फायदा तो न था, फिर नए ख्वाब में फायदा तो न था। और मक्ते का शेर यूँ है कि खून में उंगलियाँ मैं डुबोती रही, खून में उंगलियाँ मैं डुबोती रही, गम गज़ल का गज़ल से जुदा तो न था, गम गज़ल का गज़ल से जुदा तो न था। बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शानदार। और मुझे लगता है कि सुबह सवेरे हमारे दर्शक जब आपको सुन रहे होंगे तो उनका ये जो शनिवार है बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ थोड़ा कि मैंने कहा भी शुरू में कि जैसे आप अलग अलग विधाओं में जब लिखते हैं, जब काम करते हैं, तो एक तो कोई ऐसी विधा होती है जिससे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लगता है कि इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इसमें थोड़ा और काम करते हैं, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगा कि इसमें ज़्यादा लिखना चाहिए या इस पे कम लिखा गया है, या चूँकि गज़ल की भी जब बात होती है तो प्यार मोहब्बत की बहुत बात होती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर लिखा जाता है, आप कैसे देखती हैं? समसामयिक के लिए मुझे लगता है कि गद्य ज़्यादा बेहतर होता है, जिससे कि मैं हमारी भाषाएं जो हैं वो विस्तृत रूप में, शब्दों के रूप में हम उसे ढाल पाते हैं। और कविताएं हैं जिसमें सीमित शब्दों में अपनी बात को रखनी होती है, गज़ल में मीटर का ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं तीनों विधाओं में कंफर्टेबल होती हूँ, लेकिन मेरी अभिव्यक्ति जिसे मैं लेख भी मेरा प्रसारित हुआ था गोरखपुर से यहाँ पटना में भी, मैंने रेडियो से, तब टीवी नहीं हुआ करता था, 92 की बात है, और उस समय मेरा लेख जो है
प्रसारित हुआ था गोरखपुर से, और यहाँ पटना से मेरी कहानी आई थी आरती प्रोग्राम से। तो जब मैं आई यहाँ कहानी को लेकर के, मेरी पत्रिका में कहानी आई थी, और उस समय कृपा शंकर जी थे, तो उन्होंने कहा कि इतनी छोटी बच्ची इतनी गूढ़ बातें लिख रही जी, इतनी गहरी बात कैसे लिख पाई। तो मुझे लगता है कि अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहने के लिए गद्य बेहतर है किसी भी लेखक के लिए। उसमें ज़्यादा मौके भी मिलते हैं, जी, स्पेस भी बहुत होता है। अपनी भावनाओं को आप ढेर सारे शब्दों को पिरो करके आप लिख पाते हैं उन चीज़ों में। जी मैम, मेरी अभिव्यक्ति जब मैं अभी देख भी रही थी, जानना चाहती हूँ कि उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से, कब लगा कि मतलब ये लिखना चाहिए और ये सबकी अभिव्यक्ति हो सकती है? जी, जब मैं कहीं भी सफ़र करती हूँ और मुझे घूमने का भी बड़ा शौक़ है, तो मैं यात्रा पर होती हूँ, और जब मैं आती हूँ तो मैं उसे अपने शब्दों में उसे ढालती हूँ, और इस तरह से मेरी अभिव्यक्ति की शुरुआत हुई। मेरी बहन जो मुझे प्यार से खिलाती थी, और माँ का स्कूल जाना, और मुझे वो चीज़ें टीसती थी कि माँ मुझे वक्त नहीं दे पाती हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमने कलम में बांधा उसको, और लोगों को लगता है कि ये मेरी अभिव्यक्ति हो सकती है। प्यार है उसमें, समाज के लिए बातें हैं कि कैसे एक दूसरे से लोग नफ़रत भी कर रहे हैं और ईर्ष्या से भरे हैं। तो इन सारी चीज़ों को लिखने के बाद लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये मेरी अभिव्यक्ति हो सकती है। जी चूँकि मैम आप कई सारे महोत्सवों में परफॉर्म आप कर चुकी हैं, आप स्टेज करती हैं, लंबे समय से आप कर रही हैं, कई सारे आपको सम्मान प्राप्त हुए हैं। इन सम्मानों का बोझ कितना बड़ा हो जाता है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि जब आप ख़ास करके, चूँकि आप बिहार से हैं, और जब आप बिहार को बाहर रिप्रेजेंट करती हैं, ख़ासकर गज़ल गायकी में या बाकी सारी चीज़ों में, तो वो कैसा अनुभव होता है और उसका कितना दबाव होता है? दबाव तो वाकई होता है, लेकिन एक सृजनात्मक मनुष्य के लिए मुझे लगता है कि ये एक गुलदस्ते की तरह होता है, जो हमें पुरस्कृत करता है मन को भी, और अच्छा लगता है जब आप कुछ अचीव कर रहे हैं और उसको पुरस्कार के रूप में जब आपको वो मिलता है, लोगों के शब्दों के द्वारा या गिफ्ट के तौर पे या सम्मान के तौर पे, तो हमें बेहद खुशी होती है इस बात से कि लोग मुझे नोटिस कर रहे हैं। और एक वाक़या मैं बताती हूँ आपको जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। मैं लोग गायकी के लिए स्टेज परफॉर्म कर रही थी, और गाना गाते वक्त एक महिला आई और उन्होंने बड़ा प्रेम से मुझे कुछ पैसे दिए। तो वो मेरे लिए बहुत सुखद पल था। वो मेरे लिए वो एक पुरस्कार की तरह था जो उन्होंने मुझे दिया। तो वो कहते हैं ना कि ये प्रेरणा जो है, ये प्रेरणा ही है जो मुझे और अच्छा गाने के लिए प्रेरित किया, जो उन्होंने मुझे दिया वो पैसे। तो आज भी वो मैंने संभाल कर रखे हैं। वो लाखों की कीमत की तरह मुझे वो लगा। जी। और वो जो एकदम भोलेपन से मिली हुई जो चीज़ें होती हैं, उसकी बात ही कुछ और होती है। चूँकि जब आपके बारे में मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, तो एक बात और आई कि आप समाज सेविका भी हैं, फिलांथ्रपी में भी आप काफ़ी एक्टिव हैं। तो समाज के साथ जुड़ते हुए आपकी चीज़ें जब आप लिखती हैं तो वो भी आती हैं। कैसे आप इन सभी चीज़ों को देखती हैं, और क्या समाज सेवा से फिर लेखनी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर पड़ता है उसका? समाज जैसे मैं ठंड में सिकुड़ते लोगों को देखती हूँ तो मेरा मन बड़ा द्रवित हुआ, और मैं इसे कैमरे के सामने नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आप कर रहे हैं ये आपको सुकून देता है, न कि लोगों को दिखाने के लिए ये हम कर रहे हैं। तो मेरी अदृश्य शक्ति मेरे साथ रहती है, जो मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो वो एक शक्ति जो है मेरे साथ एक स्तंभ की तरह खड़ा महसूस मैं करती हूँ उसे हर पल। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कंबल बांटूं उन गरीबों को। तो हस्बैंड को मैंने कहा कि मेरी ये इच्छा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रात में चलते हैं। और जितनी सड़क किनारे लोग सो रहे थे, मैंने उन्हें कंबल वितरित किया। तो उन्होंने डिमांड किया कि कुछ कपड़े भी मुझे चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट डे गई और उन्हें वो भी दिया मैंने।
और ये आपके मन को सुकून देता है। मुझे लगता है कि ये एक हर इंसान के अंदर ये हमारा दायित्व होना चाहिए कि अगर आप सॉफ्ट आपका मन नहीं है, भावुक मन नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और तब जब आप साहित्यिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं तब तो आपका भावनात्मक होना और बनता है बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। और चीज़ों से। और जब भी हम समाज सेवा की बात करते हैं, ख़ास करके इस तरीके की चीज़ों का जिक्र भी हम अपने मन से इस वजह से करते हैं ताकि हम ये बताना चाहते हैं कि ये कोशिश आप भी कर सकते हैं। एक छोटी सी कोशिश जैसे आपने अपने तरफ से की, हर व्यक्ति अगर ये कोशिश अपने तरफ से करता है तो हमारा समाज ज़रूर आगे बढ़ेगा और सुंदर होगा। एक और आखिरी बात आपसे समझना चाहती हूँ कि आपने कभी क्या कोशिश की कि कोई उपन्यास या आत्मकथा जैसी चीज़ भी लिखनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बहुत मौके मिलते हैं और बहुत बातें आप कह सकती हैं, आपके अपने अनुभव होते हैं, तो उस तरफ आपने सोचा कि नहीं सोचा? बिल्कुल, और ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया क्योंकि ये मेरे दिल के काफ़ी करीब है ये प्रश्न। और मेरा एक बचपन से ये एक सपना आप कह सकते हैं कि मैं सपनों में कहते हैं ना कि कवि जीता है, और मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं एक नावल लिखूं और वो शीघ्र अगर आप सभी की दुआएं रहीं तो वो मैं ज़रूर मुकम्मल करूंगी। एक उपन्यास लिखने की मेरी हार्दिक इच्छा है, तो मैं उसे जल्द शब्दबद्ध करने की कोशिश मेरी रहेगी। जी। और एक कविता जो मैंने लिखी थी उस प्रेरणा के साथ, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। भीख कविता का शीर्षक है। ठिठुरता बदन, कांपते होंठ, मांगते बेबस, फैलाते हाथ, झिड़की खाते, डपटती निगाहें, करती कहाँ अब मन को घायल। ये भीख से मेरी प्रेरित कविता है और ये मैगज़ीन में भी छपा, आज तक में ये मेरी कविता छपी थी। और सपने एक कविता जो कादम्बिनी में आई थी, जो काफ़ी लोगों ने जो देश की सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में से एक है। जी। अंत में अगर कोई और एक छोटा सा गज़ल, एक नज़्म अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो। जी। ये मैं तमाम लोगों के लिए ये प्रेरणा भी हो सकती है। गम न जाहिर किसी पर किया कीजिए, गम न जाहिर किसी पर किया कीजिए, मुस्कुराकर सभी से मिला कीजिए। आदमियत इजाज़त ये देती नहीं, आदमियत इजाज़त ये देती नहीं, मत किसी से किसी का गिला कीजिए, मत किसी से किसी का गिला कीजिए। बहुत शुक्रिया। और मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, सुबह सवेरे का आपने इतना इम्पॉर्टेंट वक्त आपने हमें दिया, और ख़ास करके ये जो इतना एक साहित्यिक माहौल जो आपने यहाँ बनाया, गज़ल और साथ ही साथ अदब की बात, शेर व शायरी, और ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो पाई सिर्फ आपकी वजह से। तो कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका भी। नमस्ते। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे श्वेता गज़ल जी से, जो जानी मानी शायरा हैं। गज़ल गायकी में उनकी अपनी एक पकड़ है, कवियत्री हैं, लोक गायिका हैं, समाज सेविका हैं एंड वॉट नॉट, बहुत सारी चीज़ें एक साथ वो कर रही हैं। और साथ ही साथ बिहार का नाम जो है वो देश भर में रोशन करने का काम कर रही हैं। आपको शुरू में भी कहा था कि आज जो है वो महफिल लग रही है, आज बात जो है वो साहित्य की होगी, अदब की होगी, और उसके साथ ही आज हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। थोड़ा सा गद्य को, पद्य को, गज़ल को, लोक गायकी को, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी जो अगली मेहमान हैं उनसे आपका परिचय कराने के समय एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आज के समय में जब बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, ऐसे में वो बाल साहित्य को फोकस करके उस पर कुछ लिख रही हैं और बाल साहित्य को वो तवज्जो दे रही हैं। बाल साहित्य पर उनका बहुत काम है। साथ ही आपको बताना चाहती हूँ कि वो जानी मानी कवित्री भी हैं, गाती भी हैं, और लेखनी में उनकी अपनी एक समझ और एक पकड़ है। और जब बात अगर पहेलियों की होती है तो उनका नाम ज़रूर आता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आज के समय में जब हम पहेलियों को भूलते जा रहे हैं, और एक समय ऐसा था जब हमारी दादी नानी ये पहेलियाँ बुझाती थी हमें, और उनके जाने के बाद ये जो दौर ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारी थोड़ी सी डिपेंडेंसी जो है वो आ गई अखबारों पर। और अखबारों पर इतवार के दिन हम वो कॉलम ढूंढते थे जहाँ पहेलियाँ मिलती थीं और उसे बुझाने की कोशिश करते थे। तो तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो ये जो पहेलियाँ हैं ये बड़ी नॉस्टैल्जिक हैं, आपके हमारे से जुड़ी हुई हैं, और आपका
हमारा बड़ा प्यार और लगाव है इनसे, और जिनसे आज हम आपका परिचय करा रहे हैं वो ऐसी ही खूब सारी प्यारी पहेलियाँ बुझाती हैं, बाल साहित्य लिखती हैं और जानी मानी लेखिका हैं बिहार की। जी हाँ, तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज में जुड़ रही हैं रेखा भारती जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार, और दूरदर्शन के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करती हूँ। जी जी मैम, हमेशा एक बात होती है कि जब लिखने की प्रक्रिया में आप होते हैं तो उसकी कोई ना कोई प्रेरणा की जगह तो होती है, कोई प्रेरणा स्थल तो ज़रूर होता है। आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों लगा कि बाल साहित्य पर मतलब फोकस करके कोई काम करना चाहिए? लिखने की बात मैं करूँ तो यात्रा की मेरी शुरुआत जो है एक स्कूल एज में ही हो गया था वो, और मैं 5 या 6 क्लास में पढ़ती होंगी, और एक दिन तुकबंदी जोड़कर एक छोटी सी कविता इसी तरह खेल खेल में लिख दी। हाँ। और विविध भारती रेडियो चैनल पे उस पे एक प्रोग्राम आता था बच्चों का, तुम जियो हजारों साल। अच्छा। और उसमें है कि बच्चों का जो जन्मदिन होता था उस हफ्ते उनको बधाइयाँ मिलती थी, और जो उनकी रचनाएं थी वो वहाँ पे सिलेक्ट करके सुनाई जाती थी। अच्छा। मैंने लिख दिया और मेरे पापा उसको पोस्ट कर दिए, उसमें एड्रेस पे भेज दिए, और मैं भूल गई। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि वो चयनित हुई, रेडियो पे सुनाई गई। अच्छा। और उसके लिए मुझे उस समय में 50 रुपए का गिफ्ट कूपन बतौर पुरस्कार मिला। हाँ। तो बहुत खुशी हुई, और उसके बाद हिंदुस्तान में एक कहानी में लिख कर भेजी इसी तरह। तो बच्चों के लिए कॉलम आता था बालमन या करके कुछ हिंदुस्तान में, तो उसमें एक मेरी कहानी छप गई। तो ये दोनों चीज़ें मेरे लिए प्लस पॉइंट हुआ, मोटिवेट करने वाला हुआ, और उसके बाद लेखन की यात्रा शुरू हुई। लेकिन जब शादी मेरी हो गई तो एक टिपिकल गृहिणी बनकर रह गई, घर परिवार की जिम्मेदारी में कहीं वो चीज़ें पीछे छूट गई। फिर बच्चे जब स्कूल जाने लगे, और सिंगल फैमिली है तो घर की जिम्मेदारी तो मेरे ही कंधों पे है, तो बच्चे जब स्कूल जाने लगे तो दोपहर का जो खाली समय है वो मुझे मिलता था तो बहुत बोरियत होती थी। तो अब क्या करूं, तो बस कलम को फिर से उठाई और उसे कुछ ना कुछ मैं लिखने लगी। रेखा जी, बहुत बड़ी बात आप ये कह रही हैं, क्योंकि कई गृहिणियां जो हैं जो घर पर हैं और दोपहर का जो वक्त है उनका वो खाली जब बीतता है तो बड़ा परेशान हो जाती हैं। उनको लगता है क्या करें ना करें, कुछ सोचता नहीं है। सही बात है, जो आपकी पुरानी हॉबीज़ रही हैं या आपका जो पुराना काम रहा है उसको ज़रूर आप कर सकती हैं, और शुरुआत आप कभी भी और कहीं से भी कर सकती हैं। एक और बात जानना चाहते हैं आपसे, कविता, गज़ल और उसके साथ ही बाल साहित्य, बहुत सारी चीज़ों पर आप एक साथ लिख रही थी और लिख रही हैं अभी भी। ऐसे में बाल साहित्य की तरफ झुकाव क्यों हुआ और क्यों लगा कि इस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है? मैं कविताएं और गज़ल लिख रही थी, और उस समय कोरोना काल भी चल रहा था, तो सभी लोग घर में हैं और क्या किया जाए। तो हम साहित्यकारों के लिए तो हमारी कलम बहुत सहयोग देने वाली है, लेखनी हमारी मजबूत होती है उससे, तो हम लोग लिखने में व्यस्त थे। हमारी एक अग्रजा हैं किरण सिंह जी, वो बाल साहित्य पे किताबें लिख रही थी उस समय। जब उनकी किताब आई तो उससे मोटिवेशन मिला कि बाल साहित्य पे हम लोगों को भी काम करना चाहिए। और चूंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, तो अपने बच्चों के लिए मैं क्या लिखूँ, सभी के लिए मैं लिख रही हूँ, हर उम्र वर्ग या महिलाओं के लिए लिख रही हूँ। तो उससे मैं महसूस हुआ कि नहीं, बच्चों के लिए भी लिखना चाहिए, और मैं बाल साहित्य की तरफ झुकी। और उस समय जग में नाम कमाएंगे और नटखट नंदगोपाल, उसी दौरान मेरी तुरंत किताब आई। जी मैम, ये ज़रूरी बात है, इस पर बात होनी भी चाहिए कि जब आप साहित्य देखते हैं तो बाल साहित्य उसमें कहीं ना कहीं एक कॉर्नर हुई चीज़ दिखती है, और ख़ास करके जब आप हिंदी में देखते हैं तो वो और भी छोटा है। हालांकि कई सारे ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने बाल साहित्य पे काफ़ी काम किया है, मनु भंडारी जैसे भी लोग हैं जिन्होंने खूब काम किया है उस तरफ। लेकिन हम ये समझना चाहते हैं कि इस विधा में जब आप आईं तो क्या गैप आपको लगा, और क्या लगा कि क्या किताबें नहीं हैं, या जो पत्रिकाएं हैं वो शायद सफिशिएंट नहीं है, मोर देन सफिशिएंट नहीं है बच्चों के लिए? पत्रिकाओं की बात करूं तो जो हम लोग जो बचपन में पत्रिकाएं पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। अभी के वर्तमान समय में वो सारी चीज़ें अब सीमित हो गई हैं। बहुत से अखबारों ने बच्चों का जो कॉलम आता था उसे बंद कर दिया। हालांकि कुछ अखबार गिनती के हैं जो अभी भी उसे लेकर चल रहे हैं। तो सीमित संसाधन कर दिया गया बाल साहित्य में। तो ये बहुत विडंबना की बात है कि उसमें अब क्या किया जाए। तो साहित्यकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बाल साहित्य के लिए, बच्चों के लिए एक अलग कुछ लिखें। और जब मैं लिख रही थी तो पहली किताब में कविता संग्रह लाई, जग में नाम कमाएंगे, बच्चों के लिए। अच्छा। वो कविताएं लिखते हुए मैं खुद बोर हो गई, कहीं कि अब
कितनी कविताएं बच्चे पढ़ेंगे। जब मैं लिखने में ये हो बोरियत हो जा रही है, हाँ। हर कोई कविता लिख रहा है, हाँ। तो कितनी कविताएं बच्चे पढ़ें, उन्हें कुछ नया दिया जाना चाहिए। मैं नए की तलाश करने जी। लगी और उसी क्रम में मैंने बच्चों के लिए पहेलियां लिखी। जी। 300 पहेलियां मैंने एक पुस्तक में संग्रहित की, नई पूरी बच्चों के लिए। जी जी। तो मैम ये जो इंद्रधनुष से आपका खुश रहो मुनमुन तक का ये जो पूरा सफ़र है, इसमें कई किताबें आपकी हैं और लेकिन हम ये एक बात जानना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो शायद बच्चों के लिए कुछ लिखना चाहते हों, किस तरीके की भाषा होनी चाहिए और क्या एक जुड़ाव है जो बच्चे उस किताब से या उस रचना से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो टफ है बच्चों के लिए लिखना। बिल्कुल। हाँ। बच्चों के लिए लिखने के समय खुद बच्चा बनना पड़ता है और उनके मनोविज्ञान को समझकर, मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझकर हम लोग उस पे काम करते हैं। तो भाषा तो सबसे पहले सरल हो, जो आसान शब्दों में हम उसे जाहिर करें, उन्हें समझ में आए और उसके लिए जैसे तुकबंदी वाली चीज़ें कविता में बच्चे आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन पंक्तियाँ छोटी हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ, उस भाषा में आप थोड़े बहुत दूसरे शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग जरूर करिए, ताकि बच्चे नए शब्दों को भी सीख सकें। एक टिपिकल चीज़ आ रही है वो भी नहीं होना चाहिए। उसी क्रम में, खेल खेल में, मज़े में हम बच्चों को नई चीज़ें भी सिखा दें। कुछ इस तरह से हमारी लेखनी होनी चाहिए। जी जी। मैम, पहेलियों का जिक्र हो रहा है, तो अगर आप कुछ सुनाना चाहें, कुछ नई पहेलियां बुझाना चाहें, अगर जो खास करके जो बच्चे बैठे हैं टेलीविज़न स्क्रीन के सामने और जो हमारे जैसे बड़े भी हैं, उनके लिए भी क्या सुनाना चाहेंगे? जी, मैं कुछ पहेलियां सुनाऊंगी। ये किताब मैंने ये 6 से 9 साल तक के बच्चे को ध्यान में रख कर लिखा है। एक आयु वर्ग हम लोग सीमित करते हैं कि इतने साल के बच्चे इसे सॉल्व कर सके। तो ये पहेलियां 6 से 9 साल तक के बच्चों के लिए लिखी हूँ। एक पहेली है, रात अंधेरी दीपक बनकर करे रोशनी खुद ही जलकर, कीट की जाति में जन्मा है उसे पुकारेंगे क्या कहकर। जवाब ही बताते जाओ। एक इसका जवाब है जुगनू। एक है, हल में मिलता हम में मिलता, नहीं मगर वह तुम में मिलता, बच्चों उसका नाम बताओ, हलवा और हजम में मिलता। तो अब इस तरह की पहेलियां जब बुझाएंगे तो बच्चे अपने मस्तिष्क पे थोड़ा सा जोर देंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और हमारे आसपास की चीजें। इसका जवाब है अक्षर हाँ। और मोटिवेटेड करने वाली भी पहेलियां हैं, जैसे एक है, हमसे बस श्रम जल लेता है, फल सदैव मीठा देता है, इससे हमको मिले सफलता, साहस हम में भर देता है। इसका जवाब है परिश्रम। अरे वाह। एक और पहेली मैं सुनाना चाहूंगी, झाग बनाओ झाड़ चढ़ाओ, चाहे गाना झूम कर गाओ, झाड़ू झूले झूमर में है, बच्चों उसको ढूंढ दिखाओ। अक्षर झ। एक और अंतिम पहेली मैं सुनाना चाहूंगी, जाने कैसा कोट बनाया, कोई उसको पहन न पाया, जाने कैसा कोट बनाया, कोई उसको पहन न पाया, है पंजाब से नाता उसका, बच्चों कहो समझ में आया, पठानकोट। तो इस तरह की मज़ेदार पहेलियाँ, कुछ 300 पहेलियाँ मैं लिखी बच्चों के लिए और बच्चों के बीच ये काफ़ी पॉपुलर हुई। लोगों ने सराहा भी, सभी ने बहुत पसंद किया। और मैम, मज़ेदार बात मुझे ये लगी कि इससे अक्षर ज्ञान भी मिल रहा है, हम नई जगहों के बारे में भी जान रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। और जो एक डिजिटल के समय में एक जो दबाव बन गया कि बच्चों को किताब से जोड़ने की जो बात है, उस पर बहुत चर्चा हो रही है कि आजकल वो डिजिटल कंटेंट इतना देख रहे हैं कि वो किताबें नहीं देख रहे हैं या किताबें नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ऐसे में ये सारी पहेलियाँ मुझे लगता है उनके लिए बहुत ज़रूरी होंगी। बच्चों के लिए जब आप साहित्य लिखती हैं तो ये जो बातें हैं, इनका आप कितना ख़ास ध्यान रखती हैं कि वो नया अक्षर सीखें या नई जगह के बारे में जानें? क्योंकि आई एम श्योर 300 बहुत बड़ा नंबर होता है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जब आप लिख भी रही होंगी तो क्या सोचा था कि ये 300 तक का आंकड़ा आ पाएगा? नहीं, शुरुआत तो मैं की कि बच्चों के लिए पहेलियाँ लिखूंगी, क्योंकि पहेलियाँ जो है एक मानसिक कसरत होता है, दिमागी कसरत होता है। हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो ये जो पहेलियाँ हैं कहीं ना कहीं बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर मैं लिखी कि कुछ दिमागी कसरत करेंगे तो उनमें बुद्धिमत्ता जो है कहीं ना कहीं तीव्र होगी। और जब लिखना शुरू की तो
बनती चला गया और चीज़ें होती चली गई। हाँ। क्योंकि पहले भी मैं बाल साहित्य पर लिख चुकी हूँ, तो एक समझ फ्लो तो में थी। वो हाँ वो था। और कोशिश की कि अपने आसपास जो चीज़ें हैं, क्योंकि मैं छोटे बच्चों के लिए लिखी, तो अपने आसपास जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं पहले उन्हें समेटूं। जी जी। तो इस क्रम में मैं ये पहेलियाँ तैयार की। जी मैम, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहती हूँ, और किन विधाओं में आप लिखना चाहती हैं, या बाल साहित्य को अभी आप आगे और कहाँ देखना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि बाल साहित्य को जो जगह मिलनी चाहिए, क्या वो जगह मिल पा रही है, मिली है या नहीं मिली है, और उसे कहाँ तक पहुँचाना है? बच्चों के लिए तो लिखना थोड़ा सा बीच में कम हो गया था, लेकिन अब लोग धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं, इस पे बहुत लोग काम करने लगे हैं। हाँ, जो एक ढर्रे पे चीज़ें चली आ रही हैं वो ना होकर कुछ खास लिखा जाए जो बच्चों के अनुकूल हो, उनको मनोरंजन दे, ज्ञान दे और मोटिवेट भी करे, और चीज़ों की समझ भी हो। उसमें ऐसा रचा जाए जो हमारे सांस्कृतिक और नैतिक परिवेश को भी वो जाने, समझे और उनका दायरा विस्तृत हो, वो चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखें। और जब भी लिखें आसान शब्दों में बच्चों के लिए लिखें, लेकिन वही मैं बात करूँगी फिर से कि कुछ ऐसा भी उसमें दे कि वो दिमागी कसरत से गुजरते हुए उन चीज़ों को सॉल्व करें और उनकी बुद्धि तीव्र हो। जी जी, एकदम मैथ्स जैसा। मैम, आप हमारे कार्यक्रम में आई, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, पहेलियों के बारे में फिर से याद कराया, और उसके लिए इतवार का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। शनिवार के दिन ही हम पहेलियाँ सुलझा रहे थे, पहेलियाँ बुझा रही थी। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, कार्यक्रम में आई आप, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी हम बात कर रहे थे रेखा भारती जी से, जो लेखिका हैं, और साथ ही आपको बता दूं कि बाल साहित्य पर उनका विशेष काम है, और ये सारी चीज़ें आप उनकी पढ़ भी सकते हैं, आप उन्हें ढूंढ सकते हैं, वो आपको ज़रूर मिल जाएंगी, और पढ़िए, और ख़ास करके अपने बच्चों को ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए कि वो भी पढ़ें। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगली सुबह आप हमारा फिर से इंतज़ार कीजिएगा, क्योंकि बिहार बिहान लेकर अगली सुबह हम फिर से आने वाले हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।